Welcome back to Chapter Y Psychology Lectures. Chapter number 15 is Industrial Organizational Psychology. इसको IO Psychology भी कहा जाता है. आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4. चैप्टर नंबर 1 से 14 तक कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स में सीरीज़ वाइज मिल जाएंगे. वहाँ से आप साइकोलॉजी के लेक्चर्स अटेंड करके किसी भी तरह के पेपर की तैयारी कर सकते हो. टॉपिक्स जो हम लोग फर्स्ट 3 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं वो हैं व्हाट इज़ वर्क, हिस्टोरिकल मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ वर्क, वोकेशन, नेचर ऑफ वर्क सिचुएशंस एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड इट्स टाइप्स. ये सारे टॉपिक्स हम फर्स्ट 3 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं. आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 जो कि पर्सनैलिटी के बारे में है. फर्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स, सेकंड MBTI, थर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव अफेक्टिविटी, फोर्थ सेल्फ मॉनिटरिंग, फिफ्थ प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी, सिक्स सेल्फ एस्टीम एंड देन लास्ट में सेल्फ एफिकेसी पे हम बात करेंगे. तो फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है. किसी भी पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स और बिहेवियरल पैटर्न्स जो हैं वो उसकी पर्सनैलिटी को शो करते हैं. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड किया जाए. क्योंकि जितना हम किसी की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे उतना ही हमें पता चलेगा कि सामने वाले का वर्किंग पैटर्न क्या है, उसके थॉट्स क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, कौन कौन सी बातें जो हैं उसको अच्छी लगती हैं और कौन सी बातें जो हैं उसके लिए स्ट्रेस का बायस बनती हैं, जिसकी वजह से वो पॉजिटिवली वर्कआउट नहीं कर सकता. उसके अलावा जब आप लोगों के फीलिंग्स, थॉट्स और बिहेवियरल पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आपको पता चलता है, आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एम्प्लॉय जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं. नेक्स्ट इज़ पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा बिहेवियर होता है वो हमारी पर्सनैलिटी पे डिपेंडेंट होता है या नहीं. तो इसका आंसर है कि टू सम एक्सटेंट येस एंड टू सम एक्सटेंट नो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी सोशल पर्सनैलिटी है, वो बहुत ज़्यादा आउट गोइंग है, लोगों से मिलना उसको बहुत पसंद है, वो बहुत ज़्यादा उसकी वेलकमिंग पर्सनैलिटी है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, मे इनकरेज पीपल टू सीक फ्रेंड्स एंड प्रेफर सोशल सिचुएशंस. ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सोशल सिचुएशन में वो जाना पसंद करते हैं, उनके नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स होते हैं और वो जहाँ पे भी जाते हैं वहीं पे जो है ना डोमिनेंट उनकी पर्सनैलिटी हो जाती है और लोगों से फ़ौरन से घुल मिल जाते हैं. तो एक बंदे की अगर इस तरह से ओपन पर्सनैलिटी है, सोशल है, वेलकमिंग है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उसके वर्क को अफेक्ट करेगी. तो सोशल होना हमारे वर्क को अफेक्ट तो नहीं करता, लेकिन वर्क पे हमारी एक जॉब होती है, हमारा एक रोल होता है, हमें डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं जो कि हमने विद इन टाइम हमने उनको कंप्लीट करने होते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बिहेवियर या हमारी पर्सनैलिटी जो है ना उन चीज़ों से अफेक्ट की जाती है जो कंपनी में हमारे से एक्सपेक्ट किया जाता है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वहाँ पे हम अपना 100% एफ़र्ट दें, अपनी एनर्जी वहाँ पे इन्वेस्ट करें और स्ट्रेस फ्री होके काम करें. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और सामने वाले को या लीडर हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम उसकी जितनी भी उम्मीदें उस पे खरा उतरें और हम अपने काम जो है उनको टाइम पे कंप्लीट करें. ठीक है, तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी करती है. अगर हमारा टाइम पे काम कंप्लीट ना हो तो हमें मैनेजर की तरफ से पनिश मिल सकती है, हमारा वर्किंग टाइम जो है वो भी एक्सटेंड हो सकता है. तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं. अब जब लोगों को वर्क प्लेस पे फ्रीडम दी जाएगी तो उनकी पर्सनैलिटी जो है ना वो स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस हो जाएगी उनके बिहेवियर पे. ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं या जो बहुत ज़्यादा सोशल लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो फ्रीडम में काम कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से लोगों से मिलते जुलते हैं, गैदरिंग्स में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं. तो इस वजह से वर्किंग प्लेस पे भी अगर उनको फ्रीडम दी जाए तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं.
नेक्स्ट इज़ बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स। अब बहुत से ट्रेड्स होते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं या जो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं। अब बहुत सारे ट्रेड्स को हमने 5 डायमेंशंस में प्लेस किया है जो कि हमारी पर्सनैलिटी की वेरिएशंस जो हैं उनको एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओपननेस। अब ओपन पर्सन कौन सा होगा? ओपन पर्सन वही होगा जो कि चीज़ों के बारे में क्यूरियस होगा, जो चीज़ों को एक्सप्लोर करना जानता होगा। तो जब वो चीज़ों के बारे में क्यूरियस होगा तो वो चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा। जब एक्सप्लोर करेगा तो एक्सप्लोर करने के नतीजे में वो क्रिएटिव होगा। जब वो क्रिएटिव होगा तो इंटेलेक्चुअल लेवल उसका इंक्रीज़ होगा। जब इंटेलेक्चुअल लेवल इंक्रीज़ होगा तो वो न्यू आइडियाज़ के लिए ओपन होगा। तो जब न्यू आइडियाज़ के लिए ओपन होगा तो इसका मतलब क्या है? उसकी पर्सनैलिटी रिजिड नहीं होगी बल्कि उसकी पर्सनैलिटी फ्लेक्सिबल होगी। जब पर्सनैलिटी फ्लेक्सिबल होगी तो वो नई चीज़ों को लर्न करेगा। जब नई चीज़ों को लर्न करेगा तो उसके लिए उसको न्यू स्किल्स चाहिए होंगी। तो न्यू स्किल्स के लिए वो फिर से और चीज़ें जो है वो लर्न करेगा, अपनी स्किल्स को इन्हेंस करेगा। ठीक है? तो ओपननेस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट है जो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है इंडिविजुअल को क्रिएटिव होने में, इंटेलेक्चुअल होने में और चीज़ों को रिसर्च करने में। तो फिर जब इंडिविजुअल न्यू स्किल्स सीख लेता है, नई चीज़ों को करना सीख लेता है, उसके माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर वो अपना खुद का बिज़नेस जो है ना वो ईज़िली स्टार्ट कर लेता है और उस चीज़ में उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। अगर डिफ़िकल्टी हो भी तो वो ओपन पर्सनैलिटी होती है इसकी, तो वो न्यू आइडियाज़, न्यू स्किल्स और न्यू चीज़ों को लर्न कर लेता है। नेक्स्ट इज़ कॉन्शियसनेस। अब जो लोग कॉन्शियस होते हैं ना वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है? इस तरह के लोग जो हैं उनको जब उनकी ड्यूटीज़ दी जाती हैं तो वो उनको बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। डिसेंट पर्सनैलिटी होती है, बहुत ज़्यादा थॉटफुल पर्सनैलिटी होती है और जब ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस जो है वो भी हाई होगी और आप वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस और जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन जिनकी पर्सनैलिटी होती है वो आउटगोइंग होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, सोशलेबल होते हैं और सोशल सिचुएशंस और गैदरिंग्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो इस किस्म का इंसान जो होता है ना या एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए सेल्स की जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको मार्केटिंग करना होता है, अपनी चीज़ों को सेल करना होता है। तो आप सामने वाले को ईज़िली अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं और अपनी चीज़ें ईज़िली सेल भी कर लेते हैं। इसी वजह से ऐसे लोग जो हैं वो अच्छे मैनेजर बन सकते हैं और इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होता है कि एब्सेंटीज़ बहुत ज़्यादा ये लोग वर्क से करते हैं क्योंकि इनको हैंग आउट वगैरह करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ये अपनी फ्रेंड्स की नीड्स जो है ना उन्हीं को पूरा करने में लगे रहते हैं। उसके बाद जो एक ट्रेट आता है उसको एग्रीएबलनेस क्या कहा जाता है। वो लोग होते हैं ये जो एग्री करना जानते हैं, उनको पता होता है कि सामने वाले की बात को कैसे टैकल करना है, उससे किस तरह से एग्री करना है। यही वजह है कि इन लोगों की पर्सनैलिटी नाइस होती है, टॉलरेंट होती है, सेंसिटिव, ट्रस्टिंग होती है, काइंड होती है और वार्म होती है यानी वेलकमिंग पर्सनैलिटी होती है। इन्हीं खूबियों की वजह से अगर ये किसी टीम या ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल उसके लिए साबित होते हैं। ठीक है? इसके अलावा इनकी लीडरशिप पर्सनैलिटी या लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो कि स्ट्रेस फ्री होता है। बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स में एक और इम्पोर्टेंट ट्रेट जो है वो न्यूरोटिसिज्म का होता है। जिन लोगों में ये ट्रेट होता है वो पर्सन जो है एंशियस होता है, इरिटेबल, एग्रेसिव, टेम्परामेंटल एंड मूडी होता है। इन क्वालिटीज़ की वजह से ना उसको इमोशनली एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। वो इमोशनली बहुत जल्दी जो है ना वो किसी भी जगह पे एडजस्ट नहीं हो सकता। अब जब ऐसा इंडिविजुअल किसी भी जगह पे एडजस्ट नहीं हो सकता तो एज़ अ रिज़ल्ट उसको स्ट्रेस और डिप्रेशन हो जाता है। और इसी वजह से इनको वर्क प्लेस पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों के साथ जो है ये पॉजिटिव रिलेशनशिप्स जो हैं वो नहीं बना सकते, इस वजह से इनको रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज़ मायर्स सॉरी ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर है। ये भी पर्सनैलिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको MBTI भी कहा जाता है और
जिस तरह बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट पर्सनैलिटी को फाइंड आउट करता है ना, इसको हमने 5 डायमेंशंस में डिवाइड किया था। इसी तरह MBTI जो है ना, ये टाइप्स को मेजर करता है। ठीक है, बिग 5 जो है वो ट्रेड्स को मेजर करता था, जबकि MBTI जो है वो टाइप्स को मेजर करता है। अब ये टेस्ट इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद इन द टीम जो है ना, वो प्रोवाइड की जा सके। टीम को किस तरह से साथ लेकर चलना है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में ये हेल्प आउट करता है। एंड टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग स्टाइल्स ऑफ टीम मेंबर्स, और टीम मेंबर्स के लिए कौन सा स्टाइल, कौन सा वर्किंग स्टाइल जो है वो बेहतर हो सकता है, उसको अंडरस्टैंड करने में ये हेल्प आउट करता है। क्योंकि ये हेल्प आउट करता है इस चीज़ में भी कि टीम मेंबर्स जो है उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, और वो जिस स्टाइल में काम करते हैं वो इस तरह से क्यों करते हैं। तो जब हमें उनके वर्किंग स्टाइल का पता चल जाता है तो फिर हम इजीली उनको टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अफेक्टिविटी। जब लोग अच्छे मूड में होते हैं वो कोऑपरेटिव होते हैं, ज़्यादा हंसते हैं, फ्रेंडली होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं, केयर करते हैं। लेकिन जब लोग बैड मूड में होते हैं तो उनकी नेगेटिव पर्सनैलिटी होती है, इरिटेबल होते हैं, लेस टॉलरेंट होते हैं, दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरों की बातों से एग्री नहीं करते। और जब पॉजिटिव लोग होते हैं ना, उनकी वजह से इन्वायरमेंट अच्छा होता है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, फ्रेंडली जो है वो इन्वायरमेंट होता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, लोग शेयरिंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, डिफ़िकल्टी से बाहर निकालते हैं, कोई चैलेंजिंग टास्क आ जाए तो उसमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव पीपल होते हैं ना, वो हर वक़्त किसी ना कोई मौका ढूँढते रहते हैं कि कब कोई नेगेटिव बात हो और वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट कर दें। तो जब नेगेटिविटी आ जाती है तो नेगेटिविटी की वजह से लोग एक दूसरे को हेल्प आउट नहीं करते, कोऑपरेट नहीं करते। एज़ अ रिज़ल्ट ये सारी चीज़ें जो है ना, कंपनी के जो रिज़ल्ट्स हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है। कंपनी ज़्यादा फ्लोरिश भी नहीं होती। ठीक है, तो पॉज़िटिव लोग जो होते हैं वो रेगुलरली आते हैं, वो एब्सेंटीज़ नहीं करते, जबकि नेगेटिव लोग जो हैं वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई बहाना बना के ऑर्गेनाइज़ेशन से जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल को अपने बारे में पता होता है, अपने एक्शंस के बारे में पता होता है, उसको पता होता है कि सोशल सिचुएशंस में उसने कैसे बिहेव करना है। ठीक है, अब वो लोग जो हाई सोशल मॉनिटर्स होते हैं ना, वो सिचुएशन की डिमांड्स को और सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। लेकिन वो लोग जो लो सोशल मॉनिटर्स होते हैं ना, वो अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। ठीक है, उनका सोशल सिचुएशंस पे फ़ोकस ही नहीं होता, क्योंकि उनको सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं आती, उनको अपने एक्शंस के बारे में नहीं पता होता। तो जो लोग सेल्फ मॉनिटर होते हैं, खुद को और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल पीपल होते हैं एज़ कम्पेयर टू लो सोशल मॉनिटर्स के। नेक्स्ट इज़ प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी। अब जो प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं ना, वो लोग एक कदम आगे होते हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए को इनिशिएटिव लेते हैं, और वो हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रहते, बल्कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन के आने से पहले ही खुद को जो है ना वो रेडी कर लेते हैं। वो प्लान ए, प्लान बी भी रखते हैं, ताकि प्लान ए अगर फ़ेल हो जाए तो प्लान बी जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाए। अब वो लोग जिनकी प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी होती है ना, वो बहुत अपने करियर में आगे जाते हैं, क्योंकि वो इनिशिएटिव होते हैं, और उनको पता होता है कि कंपनी में जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगा या कोई पॉलिटिक्स होगी, उसको कैसे उन लोगों ने हैंडल करना है। तो इस वजह से वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और ज़्यादा आगे तक जाते हैं। नेक्स्ट इज़ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब यह है कि इंडिविजुअल अपने बारे में किस हद तक पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो लोग अपने बारे में पॉजिटिव होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, खुद को अंडरस्टैंड करते हैं, और उनको पता होता है कि किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ना है और किस तरह से अपने गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, जबकि जिन लोगों की लो सेल्फ एस्टीम होती है ना, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो खुद पे शक करते रहते हैं, और वो कहते हैं आखिर मेरी वैल्यू ही क्या है, मेरी वर्थ क्या है। तो उनको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता, वो खुद को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जब वो खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उनकी जॉब पे भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, और जॉब भी जो है उनको अच्छी नहीं मिलेगी, और ना ही वो दूसरे लोगों से कम्पिटिटिव होंगे। लास्ट पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी इज़ सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का क्या मतलब है कि
वन कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क सक्सेसफुली, ठीक है कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क जो है ना वो इंडिविजुअल कितने अच्छे तरीके से पूरा कर सकता है। अब जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी होती है ना, वो उनके हायर गोल्स होते हैं, वो अपने लिए हाई गोल सेट करते हैं, उन गोल के साथ कमिटेड होते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके बरअक्स वो लोग जिनको सेल्फ एफिकेसी हाई नहीं होती, लो होती है, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, चीज़ों को डिले करते रहते हैं, वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं। इन शॉर्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में काम करने के लिए वहाँ के एम्प्लॉयज़ की पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और फिर देखा जाता है कि उनकी पर्सनैलिटी ओपन है, कॉन्शियसनेस उनमें कितनी है, एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं, दूसरों के या लीडर की बात से कितना एग्री करते हैं, या फिर उनकी न्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिलकर कंपनी की प्रोडक्टिविटी में इज़ाफ़ा करती हैं। अगर नेगेटिव पर्सनैलिटी होगी एम्प्लॉयज़ की, तो वो नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, तो जब नेगेटिव इन्वायरमेंट वो क्रिएट कर देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, जब कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो पीस डिस्टर्ब होगा, जब पीस डिस्टर्ब होगा तो कंपनी में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा। तो इस वजह से पर्सनैलिटी को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये फाइंड आउट किया जाता है कि ये पर्सन जो है इस कंपनी में जॉब करने के लिए सूटेबल है या नहीं। तो इस वजह से हम पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं, ताकि हमें एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स वगैरह के बारे में पता चल सके, और हम ये फाइंड आउट कर सकें कि हमें इन एम्प्लॉयज़ को जॉब के लिए रखना चाहिए या नहीं।